Hello friends, we welcome you in our YouTube चैनल जीएसटी की राह में। आपका दोस्त आज हमारे साथ हैं हमारे मित्र सीए नरेश भाटिया जी चंडीगढ़ से। वेलकम नरेश जी। थैंक यू। आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के समय के हिसाब से है। अब 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है। 31 मार्च 21 तक का बैंक ऑडिट की प्रिपरेशन चालू हो गई है। क्योंकि हम जीएसटी वाले हैं तो हम अगर बैंक ऑडिट में भी कोई चीज ढूंढेंगे तो जीएसटी ही ढूंढेंगे। तो हमने मिलकर कोशिश की कि बैंक ऑडिट के ऊपर जीएसटी के कौन कौन से प्रोविजन लगते हैं। तो आज का जो हमारा यूट्यूब वीडियो है वो जीएसटी में बैंक ऑडिट से संबंधित क्या क्या प्रोविजंस एज ए बैंक ऑडिटर, एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ब्रांच ऑडिटर आपको ध्यान देने हैं। ये ओवरव्यू का एक वीडियो है, डिटेल में हम आपको इसमें नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ कोशिश है कि जितने भी मेन पॉइंट्स हैं उसको टच बेस करें। कौन कौन से इश्यूज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आज, एक बार नरेश जी दिखाइए। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि टैक्सेबल सर्विसेज और एग्जाम सर्विसेज कौन कौन सी हैं, किसके ऊपर टैक्स लगता है, किसके ऊपर नहीं लगता है। फिर आरसीएम बैंक ने किन किन सर्विसेज पर पे करना है, इनपुट टैक्स के प्रोविजन क्या है बैंक्स के लिए, टैक्स इनवॉइस के प्रोविजन क्या है और टैक्स इनवॉइस इशू करने के प्रोविजन बैंक्स के लिए क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई बैंक के लिए क्या है, टीडीएस के सेक्शन 51 के प्रोविजंस बैंक्स के लिए क्या है, क्रॉस चार्ज के प्रोविजंस क्या है कि अगर बैंक एचओ बाकी सभी अपनी ब्रांचेस के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो क्रॉस चार्ज कैसे होगा। और लास्ट में एक सिंगल पेज में हमने चेकलिस्ट बनाने की कोशिश की है कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। मैं यहां से रिक्वेस्ट करूंगा नरेश जी से कि वो आगे हमें लेकर चलें। थैंक यू सीए राजेंद्र अरोड़ा सर, आपने इस प्रेजेंटेशन के लिए पहले मैं आपका थैंक्स करता हूँ। मैं शुरू करता हूँ सर, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो सबसे पहला पॉइंट, जैसे सर ने बोला, टैक्सेबल सर्विसेज एंड एग्जाम सर्विसेज ऑफ बैंक। देखिए, वैसे तो सारे पॉइंट्स जो हमने इसमें डाले हैं इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहला पॉइंट ये उठाते हैं कि बैंक के ऊपर कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो टैक्सेबल हैं और कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो एग्जाम्प्ट हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जैसे बैंक हमारे माइंड में आता है, हमारे दिमाग में मनी आता है कि वहां पे मनी का लेन देन होता है, मनी का ट्रांसफर होता है, तो क्या मनी पे भी जीएसटी लगेगा? तो मनी पे इस समय कोई जीएसटी नहीं लगता है। उसके लिए हमने मेंशन किया हुआ है सेक्शन 252, सेक्शन 202 सब सेक्शन 102 है सीजीएसटी एक्ट की, जो कि मनी को सर्विसेज की डेफिनेशन से ही बाहर कर देते हैं। तो इसलिए मनी पे किसी भी तरह से कोई जीएसटी नहीं है, क्योंकि मनी सर्विसेज की डेफिनेशन से ही बाहर हो जाता है। हम सब जानते हैं कि बैंक की मेन सर्विसेज क्या है। लोन एक्सटेंड करना, लोन डिपॉजिट वगैरह एक्सटेंड करना, लोन्स बैंकों को देना, और मेन जो बैंक की अर्निंग है वो उसकी इंटरेस्ट अर्निंग है। तो लेकिन इंटरेस्ट को भी सर्विसेज में एग्जम्पशन आई है, सेक्शन नोटिफिकेशन नंबर 12/2017, जहां पे इंटरेस्ट को एग्जम किया गया है जीएसटी के लेवी से। इसीलिए जीएसटी की आप नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए ना नरेश जी, जहां पर सारा इकट्ठा नजर आ जाएगा। जी जरूर सर। ये देखिए, ये एक समरी बनाई गई है जहाँ पे हमने कोशिश की है कि एक पेज पे रखते हैं कि बैंक में कौन कौन सी सप्लाई है और कौन कौन सी सप्लाई पे टैक्स लगेगा और कौन सी पे टैक्स नहीं लगेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट निल है, उसका साथ में हमने रेफरेंस दिया हुआ है कि कौन सी नोटिफिकेशन के माध्यम से इसको निल किया गया है या इसको निल रेटेड किया गया है। अकॉर्डिंगली सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंकिंग कंपनी टू एक बीएसबीडी अकाउंट होल्डर हैं जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अकाउंट ओपन हुए थे। तो बैंक अगर किसी भी तरह का अकाउंट होल्डर को चार्ज लगाता है तो उसके ऊपर बैंक जीएसटी लेवी नहीं करेगा। इसी तरह से आप आगे देख सकते हैं सर्विसेज बाय बेसिकली यहाँ पर किन किन सर्विसेज पे जीएसटी लगेगा आप वो भी बताइए, क्योंकि मेजर सर्विस तो ब्याज की है, इंटरेस्ट की है, उस पर नहीं लगेगा जी। इंटरेस्ट के अलावा जो मेजर यहाँ पे लगने वाली हैं, जो बैंक की डे टू डे एक्टिविटीज आती हैं, जैसे कि चेक बुक इशू चार्जेस हैं, एटीएम चार्जेस, लोन प्रोसेसिंग फीस हैं, या लोकल रेंट के चार्जेस आते हैं, मिनिमम बैलेंस चार्जेस, वो सारे के सारे जो है जीएसटी के दायरे में आएंगे और बैंक को उसको 18% के हिसाब से जीएसटी पे करना पड़ेगा। इसमें एक बार एक ध्यान रखने वाली बात यह है, इंटरेस्ट की हमने बात की कि इंटरेस्ट पे जीएसटी नहीं लगता, लेकिन अगर इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड के ऊपर चार्ज किया जा रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। वो नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 हमने रेफरेंस के लिए डाली हुई है।
इसके अलावा बैंक कोई कमीशन वगैरह चार्ज करते हैं, आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हैं, आप एलजी कोई लेटर ऑफ क्रेडिट लेते हैं, आप बैंक गारंटी बनवाते हैं, उस पर जो भी बैंक की कमीशन आएगी वो भी जीएसटी के दायरे में है, उन पर जीएसटी 18% लगेगा। तो ऑडिट के समय आपने ये इन बातों का ध्यान रखना है कि बैंक बकायदा इन सब सर्विसेज के ऊपर जीएसटी चार्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा। उस सर इस पे आप अपना प्लीज एक व्यू दीजिए। देखिए यहाँ पर बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि आपको ये एज एन ऑडिटर ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सी आइटम्स टैक्सेबल हैं और कौन सी एग्जेम्प्ट है। हालांकि ये सब चीजें ब्रॉडली मेजरली जो है वो एचओ से या रीजनल ऑफिस से ही गवर्न होती हैं, लेकिन फिर भी आप अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए एक बारी चेक कर लें और इसका क्रॉस चेकिंग एक बारी देख लें। आगे बढ़िए नरेश जी। ठीक सर, अगला है कि हमने यहाँ पे समराइज की हैं कुछ ऐसी सर्विसेज जो स्पेसिफिकली बैंकों के लिए आपने ऑडिट करते समय ध्यान रखना है, जिसपे कि टैक्स बैंक रिवर्स चार्ज बेसिस पे करेंगे। तो ये जो हमने 6 सर्विसेज यहाँ पे डाली हैं, सिर्फ ये ही नहीं है, इसके अलावा भी कुछ ऐसी जो सर्विसेज हैं जो हर टैक्स पेयर पे एप्लीकेबल है, उस पे तो बैंक आरसीएम बेसिस पे टैक्स पे करेगा ही। फॉर एग्जांपल जीटीए मैंने इसमें नहीं डाला, लेकिन जो स्पेसिफिकली बैंक से डील कर जाती हैं, जो आपको ऑडिट करते समय नजर आएंगी ही आएंगी, हर बैंक ब्रांच ये सर्विसेज जो है ले रहा होगा, तो उसको आरसीएम बेसिस पे करना है। तो उसमें सबसे पहले मैं एडवोकेट्स वगैरह हैं जो बैंक नॉर्मली ये सर्विसेज क्या है नरेश जी, बेसिकली ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है टू बैंकिंग इंडस्ट्री, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात जरूर बताना चाहूंगा जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगती है, वो ये है कि अगर आज आपने कोई भी इनवर्ड सप्लाई रिसीव की और उसके ऊपर आरसीएम में टैक्स नहीं दिया, और फ्यूचर में जब ऑडिट के टाइम पर या डिपार्टमेंटल ऑडिट के टाइम पर वो आरसीएम का टैक्स निकला, तो that would be a great difficulty that you would not be able to avail the input tax credit। हालांकि आरसीएम की टैक्स पे करने की लायबिलिटी आपकी स्टैंड रहेगी। तो इसलिए एज एन ऑडिटर आज ही आप इस बात को चेक करें कि क्या क्या इनवर्ड सप्लाईज हैं, उसके ऊपर कौन कौन सी इनवर्ड सप्लाईज पर 9(3) नोटिफिकेशन 13/2017 में आरसीएम पे होना है, और उसके बाद आप ये जरूर चेक करें कि क्या उन पर प्रॉपर आरसीएम की एंट्री आपके सिस्टम में हुई है या नहीं हुई है। जी ओके, अगला पॉइंट हम लेंगे सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट इन बैंक। बैंक्स को दो ऑप्शन दी गई हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल करने की, सेक्शन 17(2) और सेक्शन 17(4). देखिए पहली ऑप्शन तो एज सच कॉमन है, उस ऑप्शन में जितनी टैक्सेबल सप्लाई, जितना हम इनपुट एक टैक्सेबल सप्लाई के लिए कर रहे हैं, जितना भी एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड्स द टैक्सेबल सप्लाई है, वहीं तक आपको इसका आईटीसी मिलेगा। बाकी सारा का सारा आईटीसी जो है वो आपको लैप्स करना पड़ जाएगा। लेकिन इसमें काफी कैलकुलेशन रहेंगी, काफी आपको रिपोर्ट भी मेंटेन करने पड़ सकते हैं। तो बैंकों को एक 17(4) में सेकंड ऑप्शन दी गई है, जिसमें फ्लैट 50% की इनको आईटीसी लेने की एक सुविधा दी गई है, कि जिसमें जितना भी आपका टैक्स आईटीसी आपका आ रहा है, जितना भी एलिजिबल आईटीसी आ रहा है, उसका 50% आप सीधा अपना अवेल कर सकते हैं और बाकी ऑल टुगेदर लैप्स कर जाएगा। लेकिन इसमें भी कुछ चीजें ध्यान रखने वाली हैं, जैसे जो ब्लॉक क्रेडिट है सेक्शन 17(5) के तहत, वो ब्लॉक क्रेडिट आपको उसमें भी नहीं मिलेंगे, तो वो आपने एक ध्यान रखना है। उसके बाद जो जितने एलिजिबल क्रेडिट बच जाएंगे, सिर्फ उतने पे ही आप 50% उसका आईटीसी ले पाएंगे। इसमें खास बात एक और भी है कि अगर आप डिस्टिंक्ट पर्सन हैं, मतलब एक ही पैन पर एक से अधिक जीएसटीआईएन है, और आपस में अगर कोई सप्लाई आप करते हैं, तो वो क्रेडिट पर ये 50% वाली 17 सबसेक्शन 4 वाली लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है, आप उसका फुल क्रेडिट ले सकते हैं दोस्तों। प्लीज नरेश जी आगे बढ़े। जी सर। सर उसके बाद हमने पॉइंट रखा है इश्यू ऑफ टैक्स इनवॉइसेस इन केस ऑफ बैंक्स। इसमें देखिए बैंकों को एक सुविधा प्रोवाइड की गई है कि बैंक हर समय हर सर्विसेज का, जैसे बैंक को एक छोटी छोटी सर्विसेज देते हैं, फॉर एग्जांपल एक एसएमएस चार्जेस चार्ज कर रहे हैं अपने अकाउंट होल्डर को, तो वो क्या वो छोटे से एसएमएस चार्जेस के लिए इनवॉइस काटते बैठेंगे? तो इस तरह से बैंक बहुत सारी छोटी बड़ी सर्विसेज देते हैं जिसके कि हर समय बैंक प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा बैंक के लिए कि वो हर समय एक टैक्स इनवॉइस बना करके बैठे। तो ये एक जीएसटी ने उनको एक सुविधा दी है कि आप हर महीने अपनी एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस बना सकते हैं, और उस कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस का जरूरी नहीं है कि आपको उसको सीरियली नंबर्ड कभी करना है, और रिसिपिएंट का एड्रेस उसके ऊपर होना चाहिए। जैसे कि रूल 46 में अगर हम जाते हैं
तो ये दोनों चीजें रूल 46 के तहत मैंडेटरी हैं कि रिसीपमेंट का एड्रेस होना चाहिए, इनवॉइस आपकी सीरियली नंबर्ड होनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल इश्यूज को कंसीडर करते हुए जीएसटी डिपार्टमेंट ने ये बैंकों को एक रिलैक्सेशन दिया है। और इसके अलावा एक और छोटा सा रिलैक्सेशन ये है कि जैसे बैंक हर तरह दो तरह की सर्विसेज पॉसिबल है कि एक ही रिसिपिएंट को दो तरह की सर्विसेज मुहैया करवा रहे हैं। वो टैक्सेबल सर्विसेज भी जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंटरेस्ट है तो वो एग्जाम्प्ट है, लेकिन अगर वो कोई लोन प्रोसेसिंग फीस आ रही है तो वो टैक्सेबल है। तो इन दैट केस बैंक को एक इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू करने की एक सुविधा दी गई है रूल 46A के तहत, जिसमें एक ही डॉक्यूमेंट तैयार होगा जिसको कि इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई बोला जाएगा। इनवॉइस टैक्सेबल के लिए, बिल ऑफ सप्लाई एग्जाम के लिए। इसके अलावा रूल 47 के तहत टाइम लिमिट में भी बैंकों को थोड़ी सहूलत प्रोवाइड की गई है। जैसे नॉर्मल केसेस में हमें सर्विस प्रोवाइड करने के 30 दिन के अंदर अंदर हमें जीएसटी इनवॉइस इशू करना होता है। बैंकों को 30 दिन की जगह पे 45 डेज मिले हैं, यानी कि 15 दिन बैंक को एक्स्ट्रा मिले हैं अपना टैक्स इनवॉइस इशू करने के लिए। बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट है, और हालांकि ये आपको ध्यान देना है कि अगर इनवॉइसेस प्रॉपरली इशू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, एज अ इवन स्टैट्यूटरी बैंक स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑल्सो, तो आप एक बार इस बात का भी ध्यान दे सकते हैं। नरेश जी आगे बढ़े जी। सो प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ बैंक हमारा अगला पॉइंट है। देखिए इसमें सेक्शन 12(12) आईजीएसटी की और सेक्शन 13(8) है आईजीएसटी की। इसमें रिसिपिएंट, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट अगर ऑन रिकॉर्ड, मैं यहाँ पे बात करता हूँ, देखिए 12(12), 13(8) में जैसे एक मेजर डिफरेंस यही है कि अगर तो रिसिपिएंट और सप्लायर दोनों ही विद इन इंडिया है, उस केस में बैंक के पास ऑन रिकॉर्ड रिसिपिएंट अपने जो भी उनके कस्टमर है, अकाउंट होल्डर है, उनके रिकॉर्ड में अगर उनका एड्रेस है, फिर तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। तो एज एन ऑडिटर इसमें एक बार ये देखने वाली है कि कहीं किसी बैंक ऑफिशियल ने, किसी बैंक एम्प्लॉय ने ऐसी कोई नेग्लिजेंस ना कर दी हो कि किसी अकाउंट होल्डर का एड्रेस ही उसमें अपडेट नहीं कर रखा हो। तो उस केस में क्या होगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई चेंज हो जाएगा, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ सप्लायर बन जाएगा। तो ये एक ऑडिट करते समय देखने का जरूरत है कि हालांकि मैं समझता हूँ इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है, लेकिन फिर भी एज एन ऑडिटर हमें देखना है कि हमारे सभी अकाउंट होल्डर्स के जो एड्रेस हैं वो कम्प्लीटली प्रॉपरली रिकॉर्डेड हैं अकाउंट के सिस्टम्स में। और दूसरा केसेस है कि जैसे अगर कोई एनआरआई को बैंक कोई सर्विसेज दे रहा है, उस केस में ऑन रिकॉर्ड है या नहीं है ये इसमें मैटर नहीं करेगा। उस केस में लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो लोकेशन ऑफ सप्लाई, यानी कि जो भी बैंक ब्रांच सप्लाई दे रही है, कोई भी सर्विस दे रही है, तो वो बैंक ब्रांच का एड्रेस जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और ये बेसिकली इसीलिए निकाला गया कि भाई आप जो है लोकेशन ऑफ सप्लायर ही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, क्योंकि एड्रेस ऑन रिकॉर्ड जो है होना चाहिए रिकॉर्ड पे, बैंक्स के रिकॉर्ड में। लेकिन अगर आप एनआरआई को सर्विसेज दे रहे हैं तो आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, और वहीं सी और एस लगाया जाएगा इंस्टेड ऑफ इसको इंटरेस्टेड सप्लाई ट्रीट किया जाए। जी नरेश जी। सर अगला टॉपिक है टीडीएस का, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं समझता हूँ। सेक्शन 51 आपने सर जिक्र किया था इसका। देखिए बैंक हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंक्लूडिंग बैंक्स, कोई भी स्टैब्लिशमेंट जो कि गवर्नमेंट द्वारा स्थापित की गई हो, जिसमें गवर्नमेंट का 51% या उससे ज्यादा का स्टेक हो या इक्विटी के कंट्रोल हो, तो वो माना जाएगा कि गवर्नमेंट के द्वारा स्टैब्लिश की गई है। और अकॉर्डिंगली हमारे जितने भी शेड्यूल्ड बैंक है, वो आप सबको इस बारे में मालूम है, शेड्यूल्ड बैंक साहब में सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की 51% से ज्यादा की उनकी स्टेक रहती है। तो ये हमारे बैंक जो हैं वो इस सेक्शन 51 के तहत टीडीएस की प्रोविजन में फॉल कर जाएंगे। और अगर कि कोई भी सप्लाई जो कि एक बैंक ब्रांच किसी को प्रोवाइड कर रही है रिसिपिएंट को, और उसकी टैक्सेबल वैल्यू 2.5 लाख रुपीज से बढ़ जाती है, तो इन दैट केस बैंक इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू डिडक्ट टीडीएस ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू 1% सीजी 1% एसजी करके टोटल 2% बन जाएगा। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल कोट करना चाहूंगा जहाँ पे एक नॉर्मल कंफ्यूजन आ जाती है कि क्या है। फॉर एग्जांपल अगर बैंक किसी को रेंट पे कर रहा है, बैंक ने नॉर्मली बैंक रेंटल प्रीमाइसेस पे अपना ब्रांच ओपन करते हैं, और आज की डेट में बड़ा नॉर्मल है कि 1 लाख 1.5 लाख पर महीने बैंक की ब्रांच का रेंट होगा। तो अगर 1 लाख रुपए भी रेंट है तो देखिए 1 साल का 12 लाख रुपए रेंट हो जाता है।
तो हम लोगों ने ये कंफ्यूज नहीं करना है कि भैया 1 लाख रुपए हर हर महीने पे कर रहे हैं, वो तो 2.5 लाख से नीचे है, तो हमको जो है टीडीएस नहीं पे करना है। आप टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखें, जो कि लॉ में वर्डिंग यूज कर रखी है, वो 2.5 लाख से कहीं ज्यादा यानी कि 12 लाख पे जा रही है, तो आपकी बकायदा टीडीएस की ऑब्लिगेशन यहाँ पे बनेगी। तो ये एज एन ऑडिटर आपने इन बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि जब भी ब्रांच लेवल पे कोई भी डाटा एंट्री होती है, इनवर्ड सप्लाई आती है, डाटा एंट्री में अगर टीडीएस का आपने प्रोपोर्शनेट डिडक्ट एंट्री नहीं किया तो कई बारी सिस्टम में ऑटोमेटिकली जीएसटी का टीडीएस वो विदहोल्ड नहीं करता है। और अगर ऐसा हुआ कि जीएसटी का टीडीएस विदहोल्ड नहीं हुआ और पेमेंट हो गई, तो फ्यूचर में बैंक के ऊपर इसकी लायबिलिटी है और बैंक को अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा, और जो सप्लायर है जिसने गुड्स और सर्विसेज सप्लाई किया उससे कलेक्ट नहीं कर पाएगा बैंक। सो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक काम होता है, और एज ए ब्रांच ऑडिटर आपको एक बार ये रिव्यू कर लेना चाहिए कि इसकी इनवर्ड सप्लाईज में, जैसे रेंट का एग्जांपल नरेश जी ने दिया, सिक्योरिटी सर्विसेज है या कुछ और सर्विसेज हैं, बहुत ज्यादा गुड्स और सर्विसेज जो है, इतनी ज्यादा बिल्स नहीं होंगे बैंक्स के एक साल में, वो 25, 30, 40 बिल होंगे, तो आप उन सबको एक बार चेक कर सकते हैं कि उनके ऊपर जीएसटी का टीडीएस डिडक्ट हुआ या नहीं हुआ। बिल्कुल। तो अकॉर्डिंगली बैंक्स आर अंडर ऑब्लिगेशन टू फाइल देयर टीडीएस रिटर्न आल्सो, जो कि जीएसटीआर 7 है, और उनको हर महीने की 10 तारीख से पहले अपना जीएसटीआर 7 अलोंग विद द टीडीएस उनको डिपॉजिट भी करवाना और रिटर्न फाइल करना है। तो आप लोग एज एन ऑडिटर वो भी आपने देखना है कि बैंक ने टाइम भी टीडीएस डिपॉजिट करवाया है, ये सब चीजें। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, क्रॉस चार्ज इन बैंक्स। देखिए, क्रॉस चार्ज एक तरह से जो मुझे तो थोड़ा हिडन लगता है, इसको मैं थोड़ा सा हिडन जीएसटी बोल देता हूँ, क्योंकि इसमें मालूम भी नहीं पड़ता है और सप्लाई हो जाती है और उसके ऊपर जीएसटी की एप्लीकेशन आ जाती है, और कई बार हम लोगों ने अगर इस पर ध्यान ना दिया हो तो हम इसको नोटिस में भी नहीं आता है कि बैंक ने किसी तरह से कोई क्रॉस चार्ज कर रखा है। तो इसमें हमने एक एग्जाम्पल दे रखी है, ये मेरी रविंद्र सर से ही डिस्कशन हो रही थी, उन्होंने ही मेरे को ये एग्जांपल देकर के ही एक्चुअली ये समझाया था, तो मैं उसी को बस एक तरह से रिपीट करने जा रहा हूँ कि अगर हेड ऑफिस अपनी ब्रांचेस को, ऑफ कोर्स हेड ऑफिस अपने ब्रांचेस के लिए न्यूमेरियस एक्सपेंडिचर इनकर करता है, तो हेड ऑफिस के लेवल पे जितने भी ऐसे खर्चे हुए जा रहे हैं, वो सारे के सारे शेड्यूल 1 के तहत, चाहे वो बिना कंसिडरेशन है, लेकिन वो सप्लाई में फॉल कर जाएंगे और अकॉर्डिंगली उनके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। तो आप बैंक ब्रांचेस आपस में, हेड ऑफिस या ब्रांच आपस में कंसिडरेशन का आदान प्रदान कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, लेकिन जीएसटी डिपार्टमेंट को तो अपना जीएसटी चाहिए। वो कह रहे हैं कि भैया आप आपस में पैसे लो या ना लो, मुझे तो मैं तो उसको सप्लाई मानूंगा और आप मेरे को उसके ऊपर जीएसटी दे दीजिए। तो अगर उस पर जीएसटी आएगा तो अकॉर्डिंगली ब्रांच उसका आईटीसी भी लेगी। जी सर। जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैं समझता हूं कि ब्रांच लेवल पे शायद इसका सॉल्यूशन होना पॉसिबल नहीं है या डिफिकल्ट होगा, लेकिन आप कम से कम इस बात को रेज करें और एस्केलेट करें हेड ऑफिस तक, ताकि क्रॉस चार्ज की इनवॉइसिंग जो है वो 31 मार्च को ही हो जाए और 31 मार्च को आप इसका क्रेडिट ले पाएंगे। अगर आज ये इनवॉइसिंग नहीं हुई और फ्यूचर में क्रॉस चार्ज का जीएसटी डिपार्टमेंट ने ऑडिट के टाइम पर निकाला तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, दैट वुड बी अ डिफिकल्टी, और बैंक को टैक्स पे करना पड़ जाएगा। तो इसलिए हमारा सजेशन ये है कि आप इसको एस्केलेट करें, एज ए रिस्पॉन्सिबल ऑडिटर आप इसको एस्केलेट करें और उनकी नॉलेज में लाएं कि भाई ये क्रॉस चार्ज होना चाहिए, ताकि 31 मार्च को ही आप इसकी प्रोविजनिंग करके इसका क्रेडिट जो है रिस्पेक्टिव ब्रांचेस में ले पाए। सर लास्ट में हम लोगों ने एक चेकलिस्ट छोटी सी बनाने की कोशिश की है, ये आप लोगों आई थिंक ये काफी रिपीटेटिव ही है, तो इसको हम लोग बेसिकली वही है, ऑलमोस्ट सिमिलर बातें हैं जो हमने कही हैं, जो पहले बात की है उसी के बारे में हमने एक कंट्रोल चार्ट बना दिया है, आप इसको अपने लेवल पर देख सकते हैं, और पहले 2 पॉइंट्स जो हैं वो आप, मैं समझता हूं, बता दीजिए। हाँ जरूर। देखिए, इसमें एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की बात की गई है कि हमें जितनी भी हमारी एक पर्टिकुलर स्टेट में ब्रांचेस हैं, हम वो सारी की सारी ब्रांची अगर जीएसटी नंबर एचओ या आरओ लेवल पे लिया हुआ है एज अ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो जितने भी ब्रांचेस उस पर्टिकुलर स्टेट में हैं वो सारी की सारी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में की कैटेगरी में आ जाएंगी, और वो सारी हमारा जो जीएसटी सर्टिफिकेट है
उसमें वो सारी की सारी ब्रांचेस बकायदा उसमें नजर आनी चाहिए, उनका एड्रेस वगैरह बकायदा उसमें नजर आना चाहिए। तो ये जरूर एक आप देख लीजिएगा, जिस भी ब्रांच का आप कर रहे हैं वो, तो आपकी ब्रांच जो है वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आपके एचओ या आरओ के जीएसटी सर्टिफिकेट में वहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है, अदरवाइज आप ये पॉइंट रेज कर सकते हैं। इसके अलावा एक ये चीजें भी हैं, देखिए इसके जनरल पेनल्टी है 25,000 रुपए की। नॉर्मली अगर कोई भी जीएसटी ऑफिसर वहाँ पे विजिट करता है और उसको दिखता है कि एक प्रोमिनेंट, एक अच्छी विजिबल प्लेस पे जीएसटी सर्टिफिकेट ही ब्रांच ने कहीं डिस्प्ले नहीं कर रखा, तो आप इस पॉइंट को भी वहाँ पे रेज कर सकते हैं एज एन ऑडिटर। तो ये सारी चीजें, बाकी हमने ऑलमोस्ट चीजें जैसे कि सर ने बोला कवर कर ली हैं। ये 2 पॉइंट थे जो मैं अलग से यहाँ पे आपको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। चलिए, मैं समझता हूँ कि काफी अच्छा डिस्कशन हुआ और आपको अपना बैंक ब्रांच ऑडिट करते हुए जीएसटी के कुछ कुछ पॉइंट्स का, जो मेजर पॉइंट्स हमें लगे, उनका आप जरूर ध्यान रख पाएंगे और आपका क्वालिटी ऑफ ऑडिट जो है वो इंश्योर होगा। हमेशा की तरह हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि आप अपने प्रोफेशनल एक्टिविटीज में हमारी क्या मदद आपके लिए हो सकती है वो हमने कोशिश की है। और मेरी और नरेश जी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।